दर्शन से संबंधित जो पहली कॉपी मिली है वो ऋग्वेद की पहली कॉपी ऋग्वेद के जो 1500 BC की मानी जाती है, जिसमें 2 से लेके 7वां मंडल, हालांकि मंडल तो उसमें 10 है, 1017 और 11 ऋचाएं, अलग अलग 1028 ऋचाएं हैं। उनकी प्रमाणिकता के तौर पर एशिया माइनर में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर गोगोज में वहां पर उत्खनन कार्य हुआ और उत्खनन कार्य में इंद्र आदि देवताओं से संबंधित कुछ वहां पर शिलालेख काम पर पाए गए। उनके आधार पर ये बात प्रमाणित हो जाती है कि 1500 BC का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की प्रमाणिकता वहां पर सिद्ध होती है कि कोई न कोई संस्कृति भारत में उस समय आर्यों की रही। अब अगर हम भारतीय दर्शन को यहाँ पर अलग अलग दो दर्शनों की बात है, ये जो क्षेत्र है पाश्चात्य से संबंधित है, यूरोप, और जो भारतीय क्षेत्र है वो भारतीय मत से संबंधित है। भारतीय मत में दर्शन और पाश्चात्य में फिलॉसफी, दो अलग अलग स्कूल हैं, दो अलग अलग मत हैं। भारतीय मत की अगर हम बात करें तो भारतीय मत में सृष्टि कब उत्पन्न हुई, सृष्टि का क्रमबद्ध जो वर्णन है वो भारतीय दर्शन में ही सबसे पहले। पाश्चात्य में सबसे पहला जो विद्वान था वो थेल्स था। सुपरटेट 69,000 में आ चुका है कि थेल्स ने सृष्टि का निर्माण किससे माना, सृष्टि का निर्माण जल से माना। अगर हम जल की बात करें तो ऋग्वेद और मनुस्मृति दोनों इस बात को मानती हैं कि सृष्टि का निर्माण जल से हुआ। उसके बाद अगर हम मनु और शत्रुपा की बात करें तो मनु, शत्रुपा और सप्त ऋषियों ने बहुत बड़ी नौका बनाई। अभी भी नौका के जो अवशेष हैं वो हिमालय में एक स्थान पर हैं, वहां पर एक गाँव बसा हुआ है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई यहाँ पर बहुत बड़ी नौका यहाँ पर रखी गई होगी, ठीक। और उस बात को बाइबल भी मानती है और आदम और हव्वा, मनु शत्रुपा के रूप में आदम और हव्वा, और बाइबल में एडम और ईव, तीनों जो विशेष धर्म है उन तीनों धर्मों में उस बात का वर्णन है। तो ये बात तो प्रमाणित हो जाती है। अगर हम देखें तो हाई स्कूल में एक यंत्र था, जब हम पढ़ते थे तब था, पता नहीं है कि किताबों में ढूंढ के इसका नाम पता करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ समय तक लगभग 30 दिन के लिए पानी भर के रख दिया गया। उसके बाद आपने घर में भी देखा होगा, घर में बोलते रहते हैं जैसे ही बरसात आने वाली होती है तो नगर पालिका वाले बेचारे चिल्लाते रहते हैं पानी भर के न रखें, पानी भर के न रखें, ताकि उसमें मच्छर ना हो। गंदे पानी के अलग मच्छर और साफ पानी के अलग मच्छर, दोनों बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अगर हम ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका की बात करें तो वो कहती है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्र विचरण करता है। तो जन्म और मरण जो है वो स्वतंत्र रूप से मनुष्य का होता है। तो जब स्वतंत्र रूप से होता है तो और भी सृष्टि में जो और भी जीव जंतु हैं, जैसे आप अपनी पसीने में जो भीगी हुई शर्ट को या किसी कपड़े को आप रख दें तो उसमें कुछ समय के बाद चूहे हो जाएंगे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से चूहे। तो ये बात विज्ञान से प्रमाणित हुई है कि ऐसा जो सृष्टि में। अब अगर इस बात को हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में सबसे पहले मीन अवतार हुआ, ठीक है, लड़के। भारतीय दर्शन में सबसे पहले मीन अवतार हुआ, जल से संबंधित था। मीन के बाद फिर हाइग्रीव हुआ, जिसको हिप्पो क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा, हाँ। इसके बाद फिर कच्छप अवतार हुआ, कच्छप के बाद बराह आया, बराह के बाद नरसिंह आया, नरसिंह के बाद बानर आया और बानर से होमो सैपियंस डेवलप हुआ, ठीक। तो ये क्रम भारतीय दर्शन मानता है। और इस क्रम से भी देखें तो यहाँ पर जो 3 या 4 हैं, बराह भी कुछ समय तक जल में रह सकता है, ठीक। तो हेल्स का जो मत है वो भारतीय दर्शन से कहीं ना कहीं, चाहे उसने ऋग्वेद को कॉपी किया हो, खोल किया हो, कहीं ना कहीं
वो इस बात को स्वीकार करता है कि जल से हुआ है, क्योंकि ये जो डाटा था सबसे पहले भारतीय दर्शन। इसके बाद अगर हम जेनोफेनिक्स की बात करें, ठीक है, तो वो भी सृष्टि को दो भागों में डिवाइड करता है। यहाँ की जो सृष्टि है भौतिक तत्व से मानता है, आध्यात्म की जो बातें हैं उन आध्यात्मिक बातों में तो वो एक तत्व सूक्ष्म मानता है, एक स्थूल मानता है। इसके बाद अगर हम देखें तो थेल्स ने जो बातें बताई वो बातें सामान्य सी बातें थी, लेकिन कहीं क्रमबद्धता नहीं थी कि सृष्टि कैसे निर्माण हुई, सृष्टि का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। जैसे हमारे यहाँ तत्व मीमांसा सृष्टि क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, एक क्रमबद्ध वर्णन है। उसके बाद उसको ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्ति के लिए हम ऐसा क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में क्या काम करें कि जिससे हम आत्मा को परमात्मा में लीन कर सकें, मुक्ति की तरफ बढ़ सके। तो एक भारतीय दर्शन में क्रमबद्ध वर्णन था जो पाश्चात्य में नहीं था, लेकिन पहला विद्वान अकेला थेल्स हुआ और थेल्स ने कहा कि सृष्टि का निर्माण जल से हुआ है, लेकिन क्रमबद्धता थेल्स के भी पास नहीं। उसके बाद जेनोफेनिक्स आया, उसके बाद सुकरात आया। सुकरात के समय की अगर हम स्थिति की बात करें, सुकरात का संबंध एथेंस से था, यूनान, इस समय क्या कहते हैं, ग्रीस परीक्षा में आया है। तो ये एथेंस से संबंध था। तो जो सुकरात के समय कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था उस समय, वहां पर जो लोग राजा से संबंधित थे वो अपने आप को दार्शनिक कहते थे। वो अपने आप को क्या कहते थे, दार्शनिक, सोफिस्ट कहते थे, ठीक है। अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो फिलोसोफिया से बना है, ज्ञान के प्रति अनुराग। तो जो सोफिस्ट होते थे वो सोफिस्ट अपने आप को, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ईश्वर के एजेंट हैं, हम आपके स्वर्ग की सीट बुक कर देंगे, और पैसा लेते थे और स्वर्ग की सीट बुक करते थे। थोड़ा बहुत जो अध कचरा ज्ञान था वो लोगों को देते थे। उस समय जो अगर परिस्थिति की बात करें, एथेंस की या रोम की बात करें, तो वहां पर सामंतवादी स्थिति थी। और उस सामंत की स्थिति ये थी कि जैसा आपने क्रिश्चियन में है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तो वहां पर परिस्थिति क्या थी कि जो चर्च के पादरी थे वो बाद में अपने आप को गॉड समझने लगे और लोगों को पैसा लेते थे, स्वर्ग की सीट बुक कर देते थे। देख, तो ऐसे ही सोफिस्टों का भी था। लेकिन जो सुकरात था, सुकरात जब सही बातें लोगों को बताने लगा, सुकरात देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कब ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो सड़क चलते हुए ऐसे जाता था और लोग मिल जाते थे। अगर शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा की वो बात करता था, तो सड़क चलते हुए लोगों को ज्ञान देता था, लोगों को उसकी बात समझ में आने लगी। लेकिन सोफिस्टों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धंधा ही खत्म हो जाए। इसी बात को, जो ऐसे सोफिस्ट थे, तो इसी बात को सत्याग्रह प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि भारत में भी ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो उनको धर्म ध्वजी, उन्होंने कहा है कि जो धर्म का ध्वजा तो पकड़े हैं लेकिन धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग थे जो धर्म की आड़ में धंधा करते थे, लोगों को पैसा लेके स्वर्ग की सीट बुक करते थे। अब इन लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुकरात की बातों से हमारा धंधा बंद हो जाए। तो सोफिस्टों ने राजा से कानाफूसी की कि सुकरात भड़का रहा जनता को। आज भी हमारे यहाँ आईएएस व्यवस्था है, बाबू कहते कि साहब आप दस्तखत कर रहे हैं, आप जानिए, हम नहीं जानते, हिम्मत नहीं आईएएस किसान करते, कुछ नहीं पता उसे। ये स्थितियाँ हैं आज भी, है पता ही नहीं कागज में करेगा, बाद में भरोसे दुनिया से है। तो सोफिस्टों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुकरात से हमारा धंधा बंद हो जाए, तो उन्होंने राजा के कान भरे। और राजा के कान भरने के बाद परिस्थिति क्या हुई कि जो राजा था उसने सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए मृत्यु दंड दिया। तो सुकरात को जेल में डाल दिया गया और निर्धारित कर दिया गया कि आपको फला दिन जहर का प्याला पीना है। तो उसके जितने भी शिष्य थे सब मिलने के लिए गए। उनमें से ये घटना घटी 399 BC को,
ठीक है। इस समय सुकरात की मृत्यु हुई और जो प्लेटो सुकरात का कोई बहुत अच्छा शिष्य नहीं था, सामान्य सा शिष्य था, लेकिन वो सुकरात से बहुत प्रभावित था और प्लेटो का जो संबंध है वो राज परिवार से भी था। तो सुकरात खाली स्थान पर एक उपवन में बैठ जाता था, वहां पर खाली समय में। आपने देखा है जो स्कूल शब्द है ये स्कूला से बना है, जिसका मतलब होता है अवकाश। खाली समय में तो सुकरात खाली समय में वहां बैठ जाता था और जिसे शस्त्र विद्या चलाना सीखना होती शस्त्र विद्या, बाकी जिन्हें शास्त्रार्थ करना होता था वो शास्त्रार्थ करते थे या सुकरात से ज्ञान लेते थे। वहीं से स्कूल की स्कूल आपने देखा होगा, जो अभी टाटा की बसें हैं उनमें यही लिखा होता है स्कूल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं स्कूल, ठीक है। स्कूला से बना। तो जो सुकरात के पास कोई स्थान नहीं था, उससे ये पता चलता है ना तो कोई एजुकेशन सिस्टम था ना कोई स्थान था। सुकरात को जब मरने वाला था तो उसके सभी शिष्य धीरे धीरे मिलने के लिए गए। प्लेटो भी गया, तो प्लेटो से सुकरात ने जो अपने अंतिम भाषण दिए तो प्लेटो ने कहा कि आप राजा से माफी मांग लीजिए। तो उसने कहा कि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं, आज नहीं कल तो मुझे मरना ही है और जो कार्य मैंने किया नहीं उसके लिए किस बात की माफी। तो प्लेटो से और शिष्यों से उसने कहा कि हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे जो सहयोगी हैं या मेरे शिष्यों को राजा पकड़ के सबको मृत्यु दंड दे। तो सुकरात ने कहा कि मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आप ईरान के रास्ते से भारत में हिंदू कुश पर्वत आएगा, हिंदू कुश पर्वत को पार करें। हालांकि जो प्लेटो था वो इटली में भी रहा, सिसिली के राजा के पास भी रहा, कई जगह वो रहा, ठीक है। और उसने अपने रिपब्लिक, उसके जीवन की प्रारंभिक स्थिति या मध्य की बात करें तो उसने रिपब्लिक लिखी, उसके बाद और भी पुस्तक द लाज उसने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखी। अगर रिपब्लिक की बात करें तो वहां पर उसने 700 रिपब्लिक में 700 संवाद दिए हैं, ठीक है। इन संवादों का संबंध भारतीय दर्शन से है प्रत्यक्ष। तो जो प्लेटो था, प्लेटो को उन्होंने बताया कि आप वहां जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत आया है और हिंदू कुश पर्वत से ही भारत की सीमा रहती है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक के स्थान पर लिखा है कि मैं गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में रहा। ये प्लेटो ने लिखा, चाहता ना लिखता, लेकिन नहीं। वो एक बात और, हर रिपब्लिक में आप कहीं पर भी बात करें तो रिपब्लिक में आए, वो भारत आया, उसने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अपने गुरु के प्रति वो इतनी श्रद्धा रखता है कि हर स्थान पर वो एक बात कहता है कि मेरा गुरु सुकरात ऐसे कहता था। हर स्थान पर, कहीं पर ये नहीं कहता कि मैं ऐसे कहता हूं, हर जगह पर एक बात कहता है कि मेरा गुरु सुकरात ऐसे कहता है। इसलिए जो प्लेटो का दर्शन है, भारत का संबंध विचारों से है। प्लेटो भारत में रहा, इसलिए भारतीय विचारों के कारण प्लेटो का जो दर्शन है वो विचारवाद कहलाता है। प्लेटो जब पुनः वापस लौटा तो 386 बीसी में प्लेटो वापस लौटा और उसने जिस स्थान पर उसका गुरु, इस डेट को थोड़ा देख लेना, 386 85, लेकिन परीक्षा के लिए ये आज भी इम्पोर्टेंट। तो 386 ईस्वी में जब वो लौटा तो उसने अकेडमी, वहां पर एक अकेडमी नाम के विद्यालय की स्थापना की। अकेडमी, जिस स्थान पर उसका गुरु अवकाश के समय सिखाता था उसी स्थान पर उसने अकेडमी नाम के विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती की तरह विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो भारत में एजुकेशन सिस्टम, अगर संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में जो सूत्र मिलते हैं 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक व्यास से संबंधित मिलते हैं और 1000 बीसी से लेके अब तक अगर हम बात करें तो पाणिनि के मिलते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का छात्र था। पाणिनि की जो सूत्रों की बात करें तो 1000 बीसी शुरू होते हैं, लेकिन जो पुस्तक प्राप्त हुई है वो लगभग 700-800 बीसी करीब की है। तो ये बात मानी जा सकती है कि उसी से यह आइडिया लगाया जाता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय
तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय 700-800 BC रहा होगा। ये भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 2-3 नगरियों के नाम आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अवंती, उज्जैन, तक्षशिला, तक्ष ने भरत का पुत्र था तक्ष। लक्ष्मण, लखनऊ लक्ष्मणपुरी के नाम से लक्ष्मण ने बसाई, उसको आजकल परीक्षा में आ रही है। तो 1000 BC के बाद अगर हम बात करें तो लगभग 700 साल बाद, जब अब हम प्लेटो की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, प्लेटो का जो वर्ग विभाजन की बात करेंगे, समाज कैसा था, उसने 7 वर्गों में विभाजित किया और समाज की स्थिति अगर हम देखें तो बिल्कुल उसका वर्ग विभाजन भारतीय वर्ग विभाजन से मेल खाता है। अब यहाँ पर हर टॉपिक पर एक उपनिषद था, आरण्यक था, तो वैसे ही हर टॉपिक पर उसने संवाद रखे और 700 संवादों का जो ग्रंथ है वो रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो आदर्शवाद की शुरुआत प्लेटो ने की। अब यहाँ पर जो आदर्शवाद शब्द है, आइडियल तथा इज्म। अब यहाँ पर जो आइडिया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये आइडिया विचार, यहाँ पर जो एल लगा हुआ है, ये एल इसलिए लगा हुआ है कि ऐसे विचार जो यूनिवर्सल हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, यूनिवर्सल है। प्लेटो के जो मूल्य हैं, प्लेटो को मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम, ये प्लेटो के मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे यहाँ पिछले 2500 सालों से प्लेटो भारत आया, अगर चाहता तो, लेकिन उसने कहीं पर भी कॉपी नहीं की, हर जगह अपने गुरु के प्रति या जहाँ वो रहा ईमानदारी से उसने डाटा बोला, ठीक। तो आइडियल, आइडियल का मतलब ऐसे विचार जो यूनिवर्सल है, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य है। आप अमेरिका जाइए, आत्मा है तो है ही, भौतिक जगत है तो है, आध्यात्मिक जगत है, कहीं बदल नहीं सकता। तो आइडियल इज बात, ठीक। और इसी का संबंध है विचारवाद। परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि विचारवाद, भारतीय जो दर्शन है उसको क्या कहते हैं? भारतीय दर्शन को प्रत्ययवाद कहते हैं। भारतीय दर्शन को कहते हैं प्रत्ययवाद। और इस प्रत्ययवाद से प्लेटो का दर्शन विचारवाद बहुत मेल खाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको जो प्रारंभिक स्थिति बताई थी, भारतीय जो दर्शन है उसका संबंध विचार से है और फिलॉसफी का संबंध वस्तु से है। तो ये जो विचार है, विचार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, विचार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्थान, और वस्तु का संबंध होता है विज्ञान से, जिस चीज का जो स्थान घेरती है, जिसका हम मापन कर सकते हैं, वो विज्ञान। ये विज्ञान से भी उच्चतम सीमा है आध्यात्म, जिसका संबंध विज्ञान से उच्चतम सीमा है आध्यात्म, जिसका संबंध विचारों से, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से। आपका मोबाइल है, वस्तु है, स्थान घेरता है, वजन है, सामग्री हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको आप पकड़ नहीं सकते। दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो विचार है। तो यहाँ पर जो विचारों की बात की गई है, तो विचार भारतीय दर्शन से कहाँ जा रहे हैं? प्लेटो के दर्शन में, इसलिए प्लेटो का दर्शन विचारवाद कहलाता है। ठीक है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इनका जो दर्शन है वो नैतिकता से भी संबंध है, नैतिक विचारों की नैतिक सत्ता है।